इसको बॉडी के एक एक चीज के बारे में पता होता है। आप ये भी कह लें कि ब्लड जो है हमारा एक वो फ्रेंड जो कि जगह जगह बैठता है और जगह जगह सबकी बातें देखता है और जाके दूसरों को बताता है। तो ब्लड भी हमारे पास एक ऐसी चीज है जो कि हमारे पूरी बॉडी की बेसिक प्रोफाइल जो है हमारे सामने आके पेश करता है। तो चलिए, अब जो ब्लड है हमारा, ब्लड के मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं। ब्लड के मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो ये होते हैं, ये है ब्लड। अब ब्लड की जो फर्दर क्लासिफिकेशन होती है वो 3 चीजों में होती है, और वो कौन कौन से होते हैं? एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी, और एक कौन सा है? प्लेटिलेट। ठीक है, एक हो गया प्लेटिलेट। अब आरबीसी क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, प्लेटिलेट क्या होते हैं, ये तो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे ही। अगर फर्दर क्लासिफिकेशन बताऊं, मिसाल के तौर पे आपने एक ब्लड ब्लड दिया, सिरिंज में मिसाल ले लें, फ्लास्क की ले लें, किसी भी बोतल की ले लें। ये एक बोतल है, ये एक बोतल है, ठीक है। अब जो इसका ये वाला पोर्शन होगा, यहाँ पे क्या होंगे? आरबीसीज होंगे, जो कि हमारे ब्लड का कितने परसेंट है? 45% है, ठीक है। अब ये बीच में क्या चीज होगी? बीच में हमारे पास पाई जाएगी डब्ल्यूबीसीज, जो कि 1 to 2% होंगे। और यहाँ पे क्या पाया जाएगा? ये सारा यहाँ पे फ्लूइड होगा, और ये होगा प्लाज्मा। क्या होगा? प्लाज्मा, जो कि हमारी पूरी जो हमारे पास ब्लड है उसका 55% होता है, ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं हम लोग। अगर मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पूरा ब्लड रिपोर्ट में ले जाने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को ब्लड के बारे में और हीमोग्लोबिन के बारे में बता दूं, उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा जितनी भी आगे पैरामीटर्स हैं ब्लड के, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं कोशिश करता हूँ एक बेसिक सा आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं आरबीसी के बारे में। आरबीसी की शेप क्या होती है बेसिकली? वो आरबीसी एक इस तरह की शेप का होता है, और कहीं आपको आरबीसी इस शेप का भी दिखेगा, इट डजंट मीन कि आरबीसी की शेप ये वाली गलत है, ये वाली शेप गलत है। इसका मकसद ये है, ये सिर्फ और सिर्फ एंगल का डिफरेंस है। इसे किसी एंगल से देखेंगे आपको आरबीसी ऐसा दिखेगा, किसी और एंगल से देखेंगे आपको आरबीसी ऐसा दिखेगा। वन थिंग मोर, आरबीसी के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, आरबीसी क्या है हमारे पास? इसके पास एक बाइकॉन्केव डिस्क होती है, बाइकॉन्केव डिस्क होती है। सेकंड में क्या है हमारे पास? इसके पास साइटोप्लाज्म होगा। थर्ड पे क्या है? इसके पास सेल मेम्ब्रेन है। एक मेन चीज इसके पास नहीं होती। मेन चीज कौन सी नहीं होती? वो है न्यूक्लियस। ये जो है, सॉरी, ये है ए न्यूक्लिएटेड। अब आपका सवाल होगा कि हमने तो कहीं भी पढ़ा था कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ऐसा बिल्कुल ठीक है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन एज लॉन्ग एज आरबीसी मेच्योर होने की तरफ जाता है, मेच्योर आरबीसी के अंदर जो है न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। अब इस बाइकॉन्केव डिस्क का क्या काम होता है, साइटोप्लाज्म का क्या काम है, सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है, वो अभी बताता हूँ। ये जो बाइकॉन्केव डिस्क है ये हमारे पास हेल्प करती है एचबी को बाइंड करने में। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, ये पाए जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? ये आपके सेल को स्क्वीज करवाएगी ताकि ये अपनी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके थ्रू परमिएबल बन सके। ए न्यूक्लियट का मकसद क्या है? इसके पास न्यूक्लियस होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा एक आरबीसी का डेफिनेशन था और आरबीसी के बारे में कुछ बातें थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हेमोग्लोबिन की, हेमोग्लोबिन जो है उसकी शेप मैं बताता हूँ कैसी होती है। आप सबको पता होगा एक कंपोनेंट के बारे में, और उस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? पायरोल, ठीक है। पायरोल की शेप कैसी होती है? उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास 4 पायरोल पाए जाते हैं। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। वो इस तरीके से पाए जाएंगे, और वो इस तरीके का सर्कल बना दें आप। ये आपके पास बेसिक सा क्या है? हीमोग्लोबिन बन जाएगा। हीमोग्लोबिन के बाद क्या है? ये हीम पार्ट के बाद ये, ठीक है, ये क्या होगी? ग्लोब्यूलिन होगी, ग्लोब्यूलिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन इटसेल्फ जो है वो खुद क्या है? एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है।
इसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक हीम पार्ट होता है और एक प्रोटीनियस पार्ट होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया ये एक पैरोल जो है वो एक कंपोनेंट है जिसके जो कि चार मिलकर एक क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ये जब चार मिल जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं? क्रॉस पायरोल। ठीक है, इसके बीच में एक सर्कल बना दें हम। इस सर्कल के अंदर क्या होगा? इस सर्कल के अंदर पाया जाएगा आयरन, जो कि हमारे पास किस फॉर्म में पाया जाएगा? फेरिक या फेरस? आयरन जो है हमारे पास फेरिक फॉर्म में पाया जाएगा हीमोग्लोबिन के अंदर। अगर तो हमारे पास हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन नहीं होगा तो इसका मकसद आप समझते हैं क्या होगा? ये जितना भी स्ट्रक्चर है वो किसी काम का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी होगी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी ही नहीं करेगी। ठीक है, अब बात है ग्लोब्यूलिन की। मैंने आपसे बात की थी। अब ये ग्लोब्यूलिन जो है ये मुख्तलिफ किस्म की चेन्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ हीमोग्लोबिन को डिफ्रेंशिएट करती हैं। इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं? अल्फा आती है, बीटा आती है, गामा आती है और कांस्टेंट आती है। ठीक है, आपने हीमोग्लोबिन के मुख्तलिफ नाम सुने होंगे ब्लड रिपोर्ट्स में, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा HB1, HbA, HbF। तो ये क्या है? ये मुख्तलिफ किस्म की हीमोग्लोबिन्स होती हैं जो कि हम लोग किसकी बेस पर डिफरेंशिएट करते हैं? इन ग्लोब्यूलिन चेन्स की बेस पर डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब आरबीसी की अगर मैं बात करूं, ये आरबीसी ये और ये हीमोग्लोबिन। अब आरबीसी के अंदर क्या होता है? ये बल्कि इससे आपको क्लियर हो जाएगा। आरबीसी के अंदर क्या होगा? 1 2 3 4। ठीक है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो कुछ इस तरीके से बाउंड होता है, 1 2 3 4। आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो इस तरीके से बाइंड होती है और आगे जाकर फर्दर हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं और इसी चीज को जो ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रही है इसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन कहते हैं। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन के अंदर कितने हीमोग्लोबिन आते हैं? 4। यानी अगर ये 4 है तो ये 100% है। एक को मैं माइनस कर दूं तो क्या होगा? 75%। दो को माइनस कर दूं तो क्या होगा? 50%। इसीलिए आपने देखा होगा कहते हैं सेचुरेशन इसकी सही आ रही है, इसकी सेचुरेशन कम आ रही है। और सेचुरेशन हम लोग इसी बेस पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब ये आपको हीमोग्लोबिन और उसका आरबीसी का बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। बात चल रही है आरबीसी की, तो हम आरबीसी से ही स्टार्ट करते हैं अपनी ब्लड रिपोर्ट को। ठीक है अब ये आरबीसी हैं, आरबीसी। आरबीसी का अदर नेम कोई बताए मुझे? आरबीसी का अदर नेम्स कौन कौन से हैं? आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज का नाम है जो कि आरबीसी है, ब्लड सेल्स है हमारे पास मिली। ठीक है, अब इसके जो फर्दर चीजें हैं वो कुछ आगे चल चल के आस्ता आस्ता बताता हूँ आपको। इसका सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो है इसके रिलेटेड, वो है एचबी। ठीक है, आरबीसी क्या है? मेनली एक ब्लड सेल है जो कि मेनली लार्ज प्रोपोर्शन क्रिएट करता है किसका? ब्लड का हमारे पास, जो कि 45% होगा। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हमारे पास मदद करती है। इसके बाद एक कंपोनेंट आता है जिसको हम कहते हैं पीसीवी। पीसीवी क्या है? पैक्ड सेल वॉल्यूम, और इसको हम कहते हैं हेमाटोक्रेट। अब ये जरूरी क्यों है हेमाटोक्रेट? इसका नाम ही आपको जाहिर कर देगा, पैक्ड सेल वॉल्यूम। एक ब्लड है हमारे पास, मिसाल के तौर पे 100 ml ब्लड है। ठीक है, 100 ml ब्लड के अंदर कितनी वॉल्यूम आरबीसी ने घेरी हुई है, इसको हम सिंपल कहते हैं हेमाटोक्रेट। ये भी आप जहन में रख लें कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगी तो वो मेनली इसको जो पैरामीटर जज किया जाएगा किस बेसिस पे कि हमने आइदर जो है इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है या नहीं करनी, वो इस पैरामीटर की बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पे एक सिनेरियो है, एक एनिमल आपके पास आया और एनिमल के जो हमारे पास हेमाटोक्रेट है वो आया 25। आप उसको इंटेंस फ्लूइड थेरेपी देंगे। ओके, ये सीरम एक्सटेंडर्स देंगे। आपके वेटनेरियन को बेहतर पता होगा कि कौन सा सीरम एक्सटेंडर उसके लिए बेहतर हो इस कंडीशन में। नेक्स्ट सिनेरियो ये वाला है कि एक पेशेंट आया आपके पास और उसका जो हेमाटोक्रेट लेवल था या पीसीवी लेवल था वो बिलो जो है वो अराउंड 10 to 15% आ रहा है। उसको तो आपने ना सीरम एक्सटेंडर्स देने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आपको ब्लड इन्फ्यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल ये आता है, अगर तो यहाँ पे हेमाटोक्रेट की बेस पे आपने क्या करना है, अगर मिसाल के तौर पे उसका हेमाटोक्रेट आया 25, आपने क्या, आप फौरन बोलेंगे नहीं यार इसको तो वीडियो में बताया था, इसको फौरन हमने इंटेंस फ्लूइड थेरेपी देनी है। लेकिन वहां पे क्या हुआ,
वहां पे उसका हीमोग्लोबिन भी कम है। अगर तो हीमोग्लोबिन वैसे कम है, ऊपर से आरबीसी का पैक्ड सेल वॉल्यूम भी इसका कम है, और आपने इंटेंस फ्लूइड थेरेपी दे दी उसको, तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन और डायलेट हो जाएगा। हमने जब भी हेमाटोक्रिट को देखना है, कोरिलेट किससे करना है, हीमोग्लोबिन से लाजमी करेंगे हम उसको। क्लियर होगी बात? आप इसको थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें, एक ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी कितने हैं और उन आरबीसी ने कितने परसेंट ऑक्सीजन कैरी की हुई है, इस चीज को हमने कोरिलेट करना होगा। ठीक है, इसके बाद आता है एमसीएच। एमसीएच क्या है? मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन का क्या मकसद है? जो कि मैंने आपको सैचुरेशन वाले पार्ट में बताया था कि एक जो हमारे पास मीन पार्ट है, आप कह लें कि रेड ब्लड सेल्स की जो एवरेज है, उनमें से कितने परसेंट जो वो है आरबीसी है, कितने परसेंट उन्होंने हीमोग्लोबिन कैरी की हुई है, इसको हम कहते हैं एमसीएच। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है एमसीवी, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। मैंने आपको बताया ब्लड के अंदर 45% आरबीसी हैं। अब उन आरबीसी ने कितने परसेंट जो है वॉल्यूम ऑक्युपाई की हुई है ब्लड के अंदर, ये वो है। अब इसके अंदर दो सिनेरियो हैं, ये दो कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि एक एनिमल है या पेशेंट है वो एक एनीमिक है। एनीमिक है तो मान लिया कि भाई उसका एमसीवी वैल्यू कम हो जाएगी। इसमें एक और चीज भी आती है, एक और चीज ये आएगी, आपको मे भी पॉसिबल है एमसीवी आपको नॉर्मल दिखे, लेकिन क्या हो सकता है, इसको प्रोसेस भी हो सकता है। स्पायरोसाइटोसिस के अंदर क्या हो सकता है, मेनली माइक्रोसाइटिक भी हो सकता है, मैक्रोसाइटिक भी हो सकता है। तो आपने आगे चलकर माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक को भी आइडेंटिफाई करना है, ओनली एमसीवी की बेस पे आपने जज नहीं करना किसी चीज को। ठीक है, उसके बाद एक और चीज आती है, वो है एमसीएचसी, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। जो हीमोग्लोबिन के ओवरऑल ब्लड की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, आपने उसको वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं आरबीसी के, जिनको आपने जज करना है ब्लड रिपोर्ट में अपनी, जो कि एक लेमैन भी कर सकता है, बशर्ते ये है कि वो इन रिपोर्ट्स को देख के अपनी तरफ से कुछ ट्रीटमेंट ना करे, अपने वेटनेरियन से कंसल्ट करे। लेकिन एक लेमैन के लिए इतना समझना काफी है, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी ब्लड रिपोर्ट आती है, ऑनर या पेशेंट के जो भी वो होंगे अटेंडेंट्स, वो लाजमी एक बार ब्लड रिपोर्ट को उठा के देखते हैं कि इसमें आया क्या है। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि डायग्नोस कर सकें आगे कि डिजीज कौन सी है और हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आरबीसी का पार्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी क्या है? व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट भी हम इसको कहते हैं। अब ये डब्ल्यूबीसी होते क्या हैं? इसका जो नॉर्मल नंबर होता है वो 4 to 8 होता है 1000। ये हमारे पास कौन से सेल हैं? ये हमारे पास बॉडी के ऐसे सेल्स हैं जो कि डिफेंस मैकेनिज्म का मेनली काम करेंगे। एक चीज मैं आपको आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की बता दूं कि इनकी फॉर्मेशन स्टार्ट कहां से होती है, और बोन मैरो से ही होती है। अब डब्ल्यूबीसी की मैंने आपसे जब बात की, डब्ल्यूबीसी के अंदर मैकेनिज्म एक स्पेशली बाय नेचर ये रखा गया है कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर पैथोजेंस आएंगे, फॉरेन बॉडीज आएंगी, उनके खिलाफ ये एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये तो मैंने आपको बता दिया आरबीसी के फंक्शन, तो क्या आरबीसी यहाँ पे खत्म हो गया? नहीं। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, मिसाल कोई भी आप उसको एग्जांपल के तौर पे नाम रख लें, हम उसको बोलेंगे हाँ भाई ये जो है इसकी फैमिली है, उसका हम नाम लेंगे, उसके हमें बच्चों का नहीं पता, उसको दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ये मिसाल आ गया, मैं आपको कंटिन्यू करूंगा आगे, वो क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको ये। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, मोनोसाइट, जिनोफिल्स। ओके, ये है। अब मिसाल मैं कंटिन्यू ये करने जा रहा था, मैंने आपको एग्जांपल दी, ये जो है एक कोई भी अगर फॉरेन बॉडी आ जाए, कोई इन्फेक्शन हो, उसके खिलाफ काम करेगा। ये चीज यहाँ पे खत्म नहीं हुई। जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक कोई पर्सन का नाम लिया था और मैंने बोला ये उसकी फैमिली है। अब पर्सन तो ये हो गया, अब उस ये जो है उसके आप कह लें कि फैमिली मेंबर्स ही हैं, काम इनका भी वही है, लेकिन ये उसकी फैमिली के अंदर ही आएंगे, इनके काम फिर फर्दर जाके आगे कुछ डिफ्रेंशिएट होंगे। अब वो कैसे होंगे? एज ए वेटनेरियन अगर आप हैं, आप वेटनेरियन देख रहे हैं, जो ये न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हमारे पास क्या करते हैं, जो इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन के जो सिवियरिटी है हमारे पास, ये सिवियरिटी को शो करेगा। कौन? न्यूट्रोफिल। अगर तो वो अक्यूट है, इन्फ्लेमेशन होगी वहां पर, पेन होगा, इसकी बेस पे आप जज कर सकते हैं इसकी सिवियरिटी को। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का क्या काम है? ये हमारे पास इन्फेक्शन की क्रॉनिसिटी को बताएगा।
अब आपने देखा होगा जब भी कोई ऑनर आते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि भाई एनिमल आपका, ये पेशेंट आपका कब से बीमार है, और वो कभी-कभी छुपाने के लिए या ना बताने के लिए बोल देते हैं, नहीं कल से प्रॉब्लम हुई है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लिम्फोसाइट हम इसको बता सकते हैं, हाँ नहीं भाई इसी के इन्फेक्शन को टाइम हो गया, या ये अभी नया-नया हुआ है। ठीक है? अगर तो ये लिम्फोसाइट्स बड़े होंगे उसको हम क्या कहेंगे? लिम्फोसाइटोसिस। अगर ये लिम्फोसाइट कम होंगे इसको हम क्या कहेंगे? लिम्फोपेनिया। अब ये है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का क्या फंक्शन होगा हमारे पास? बताइएगा। मैं आगे इसको बल्कि पहले मोनो इसको बताता हूँ एज़ोनोफिल का, फिर बेसोफिल का बताऊंगा, दोनों कोरिलेट करूंगा आपस में। एज़ोनोफिल का काम क्या है हमारी बॉडी में? ये हमारे बॉडी में जब भी कोई एलर्जी होगी तो ये एक्टिवेट्स हो जाएंगे और ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इंडिकेट करेंगे हाँ भाई बॉडी के अंदर कोई एलर्जी है। अब जो मैंने बेसोफिल का आपको बोला था, बेसोफिल का मैंने आपको बोला कोरिलेट इस तरीके से करूंगा, ये हमारे पास जो भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होगा, बेसोफिल हमारे पास उसके थ्रू एंटी हिस्टामिन को एक्टिवेट कर देंगे, एंटी हिस्टामिन को। ठीक है? अब ये मोनोसाइट्स है। मोनोसाइट्स एक ऐसे सेल्स हैं जब भी बॉडी के अंदर कोई ना कोई खुदा ना खास्ता कार्सिनोजेनिक प्रॉब्लम होगी तब जाकर ये इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है? तो ये थे हमारे पास WBCs। क्लियर हो गया? इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा तो उसमें आपकी क्वेरी को लाजमी क्लियर करूंगा। ठीक है? एक WBC की एक और बात बता दूं आपको, जो सिंपल मैंने आपको WBC कहा था वो था हमारे पास, एक होता है TLC, एक होता है DLC। ठीक है? TLC हमारे पास क्या है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और ये DLC क्या है? डिफरेंशिएटेड ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है? जो मैंने आपको TLC बताया वो सिंपल WBC हो गए, और DLC जो बताया वो उसकी जो फर्दर है उसके मैंने आपको सब सेल्स बताए थे उसके अंदर वो आएंगे। इसके बाद आते हैं प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स, अब प्लेटिलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? जब भी बॉडी के अंदर कोई इंजरी होगी, खुदा ना खास्ता कोई हेमरेज होगा, तो ये फौरन जाके वहां पे एक ब्रेक का, एक बॉर्डर का काम करेंगे और वहां पे जाके अक्यूमुलेट होंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको ब्लीडिंग को रोक सकें। ठीक है? प्लेटलेट्स का कोई इतना वो है नहीं कि इसके डीप में हम जाए ज्यादा। प्लेटलेट्स के बारे में आप इतने ही समझ लें, इनका काम क्या है? ब्लीडिंग को स्टॉप करवाना। ठीक है? क्योंकि एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कहूँ प्लेटलेट जो है वो हमारे पास कराएंगे कोगुलेशन, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर वो भी होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हमारे पास पाए जाएंगे, प्रोटीन्स भी पाई जाएंगी। एक फैक्टर्स भी 12 फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास इसके कोगुलेशन में हेल्प करेंगे। ओनली प्लेटलेट्स इन्वॉल्व नहीं होगा, प्लेटलेट उसका एक पार्ट है। ठीक है? अब क्या है कि प्लेटलेट्स अगर वो है कम हो रहे हैं उसके इंडिकेशंस क्या है? प्लेटलेट्स अगर कम हो रहे हैं तो इसके इंडिकेशन में भी पॉसिबल है डेंगू फीवर हो, डेफिशिएंसी हो, किसकी? विटामिन की पॉसिबल है। अगर तो ये इंक्रीज हो रहे हैं तो मे भी पॉसिबल क्या है कि आपके पास लिवर डिजीज हो। तो ये सारे हमारे पास आज के जो पैरामीटर्स है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, आज की वीडियो हमारी इन बारे में थी। अच्छा, वीडियो को खत्म करते करते आपसे एक सवाल है मेरा, जिसका आप कोशिश करना कि जवाब दें कमेंट सेक्शन में। एक सिंपल सा सवाल है और हो सकता है मैंने इसी वीडियो के बीच में आपको आंसर भी दे दिया हो उसका। सवाल ये था मेरा आपसे कि जब भी आप किसी फ्लेबोटॉमिस्ट के पास जाते हैं, आपने देखा होगा ब्लड जो कलेक्ट करते हैं वो किससे करते हैं? वेन से करते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड पाया जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। तो अगर तो वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है तो हम फिर वेन के थ्रू ब्लड लिए गए ब्लड को इतने सारे पैरामीटर्स को कैसे चेक करते हैं? इसका आंसर बड़ा बेसिक ही है और एक वर्ड का आंसर है, सिंपल। तो आप अगर आपको समझ में आ गया हो मेरा सवाल और आपको इसका जवाब आता हो तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट में हमें ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस बारे में हो। तो थैंक यू गाइज, अल्लाह हाफिज़।